Hello everyone, welcome to the session. So, before starting with the animation process, we have to get familiar with some principles of animation. Now, what are these principles? Why do we need to follow them? There are certain guidelines for animating any object, any shape, any character. Now, what those guidelines are, right? So, the Walt Disney has created 12 basic principles of animation which can really help you out for creating amazing and realistic animations. आप अपनी एनिमेशन को जितना ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो, आप इन 12 प्रिंसिपल्स की हेल्प से उसको उतना ही रियलिस्टिक क्रिएट कर सकते हो, उतना ही रियलिस्टिक एनिमेट कर सकते हो. So these principles are very much important for your animation. Whether it's a 2D animation or it's a 3D animation, same principles are being applied. So let's start with the basic principles कि ये principles क्या हैं and कैसे ये हमें हमारे motion design process में help out कर सकते हैं. Because कोई भी शेप है, कोई भी टेक्स्ट है, किसी भी टाइप की एनिमेशन है, जो प्रिंसिपल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, दे विल रियली हेल्प यू आउट इन एनिमेटिंग योर ऑब्जेक्ट. दे विल let you know that at what particular point what kind of animation should be created, what are the guidelines for creating an impactful animation. So let's start with the presentation. So basically there are 12 principles of animation, right, which will help you out in creating your particular animation. And there is a possibility that not every time all the 12 principles have to be applied. कुछ एनिमेशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपके सिर्फ 2 या 3 प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनिमेशन यू आर डूइंग. तो दे कैन ऑलवेज वेरी. ऐसा नहीं है कि इफ यू आर getting through the 12 principles then you have to apply all the 12 principles into one particular animation. So we can always take out the basic principles which can be applied on that kind of animation, right? So the very first is the squash and stretch. Now let's suppose that मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, right? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है मेरे पास which is the balloon which is filled with water, and suppose there is another balloon which is filled with stones or some hard materials in it. And if I throw that particular balloon from a height and it touches the ground, so what will the impact of those balloons? एक बलून जिसके अंदर वाटर है एंड एक बलून जिसके अंदर सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. इट कुड बी स्टोन, राइट, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है. सो उस केस में जो ग्राउंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरी जो बलून है जिसमें वाटर है, आप देखोगे कि उसका जो बाउंस है वो कंपैरेटिवली सेकंड बलून के ज़्यादा होगी, राइट. उसमें थोड़ा बाउंस इफेक्ट होगा, उसकी शेप में चेंजेस आएंगे कंपैरेटिवली बलून जिसमें solid objects हैं like the stones or it could be some rocks, right? So in that particular case it will have less bounce effect on the ground, plus उसके शेप में भी जो चेंजेस है वो कम से कम आएंगे. So that is what principle of squash and stretch is all about. कि जो ऑब्जेक्ट जितना लाइट होगा, राइट, वो उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, उतना ज़्यादा स्क्वैश होगा जब भी वो किसी हार्ड मटेरियल के साथ इम्पैक्ट में आएगा. कंपैरेटिवली जो मटेरियल जिसमें वॉल्यूम, वेट, मास ज़्यादा है,
उस पे स्क्वैश एंड स्ट्रेच इफेक्ट सबसे मिनिमम लगेगा। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, कुछ भी रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, राइट, इवन कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी की तरफ फेंकते भी हो तो उसका बाउंस इफेक्ट कितना होता है, राइट। आप कोई भी बॉल बॉल भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स की आती हैं, बॉल के अंदर वेट कितना है, उसमें एयर कितनी है, राइट, तो वहां से वो कभी स्ट्रेच होगी कभी स्क्वैश होगी, कंपेयर टू अ बॉल जिसके अंदर मास एंड वॉल्यूम और एयर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्क्वैश एंड स्ट्रेच बहुत कम होगा। तो ये प्रिंसिपल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपके ऑब्जेक्ट के बारे में बताने में, राइट, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कितना सॉलिड है या कितना सॉफ्ट है। प्लस जितना भी ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होगा, राइट, उसमें स्क्वैश एंड स्ट्रेच उतना ही ज़्यादा होगा, वो उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा कंपेयर टू एनी ऑब्जेक्ट जिसमें स्क्वैश एंड स्ट्रेच बिल्कुल भी ना हो। तो वहाँ पे क्या है कि आपके रियलिज्म के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। दैट्स वाई वी ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई स्क्वैश एंड स्ट्रेच इन most of the animation. Then let's come to the anticipation part. So what did happen now? While I was moving my hand backwards, there was a feeling that something is about to happen, right? So that is what anticipation is all about. When you give the audience a hint that what is going to happen in the next frame. जब भी आप जंप करते हो तो आपने देखा होगा आप हमेशा अपने आप को थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करते हो ग्राउंड की तरफ, देन यू जंप अप, राइट। सो एंटिसिपेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह की मूवमेंट कर रहे हैं तो उस मूवमेंट को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए यू हैव टू ऐड एंटिसिपेशन टू इट, so that the audience will get an idea that what action is going to be performed. If you forget to add anticipation, वो उतना ही ज़्यादा मैकेनिकल लगेगा, क्योंकि रियल लाइफ में जब भी आप कोई मूवमेंट करते हो मोस्ट प्रोबली विद एंटिसिपेशन ही होता है, राइट। कुछ भी है, अगर आप किसी को बुला भी रहे हो देन बिफोर कॉलिंग देम you always try to raise your hands and wave it at the other person to call them, so that is also an anticipation only। जब आपने अपने हैंड ऊपर कर रहे हो, किसी को पंच करना है, हाथ आप हमेशा अपना पीछे की तरफ पहले लेके जाते हो and then you punch to the person, so the movement which you are creating by pulling back your hand, उस केस में क्या हो रहा है कि आप एंटिसिपेशन अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं विदाउट एंटिसिपेशन कोई भी एनिमेशन क्रिएट करता हूँ तो उस केस में क्या हो सकता है कि मेरी जो एनिमेशन है वो उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक ना लगे, प्लस मूवमेंट बहुत ही मैकेनिकल हो सकता है, बहुत ही जिटरी हो सकता है, उतना इम्पैक्टफुल ना हो। सो अगर आप कोई भी डायनेमिक मूवमेंट ऐड कर रहे हो तो एंटिसिपेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, so that the audience will get an idea that what is about to happen, right? So now let's move to our next principle, that is staging. So let's suppose you are the director of a particular scene. Now as a director, what do you want to showcase? आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी स्टोरी क्या है और ऑडियंस तक वो कैसे पहुंचे। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टेजिंग, कि जो आपके पास फ्रेम है, आर्टबोर्ड के लिए कुछ भी, राइट, जो आपके पास फ्रेम है उसमें ऑब्जेक्ट्स को कहाँ प्लेस करना है, किस प्रोपोर्शन में प्लेस करना है, राइट, क्या उनकी मूवमेंट होनी चाहिए, किस मूवमेंट पे किस करेक्टर के ऊपर फोकस करना है, राइट। दैट इज ऑल अबाउट स्टेजिंग ओनली, जहाँ पे आप बिल्कुल भी मैसअप नहीं कर सकते कि अगर मेरा मेन करेक्टर मैं जिसे शोकेस करना चाहता हूँ उसे ही मैंने सबसे पीछे रखा हुआ है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि हम
अपना जो फोकस है अपने कैरेक्टर के ऊपर से लूज कर देते हैं, या ऑडियंस उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को नहीं देख पाते बिकॉज हमने उसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही गलत जगह पे की है. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लुक एट योर पर्टिकुलर सीन. कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें कोई एनिमेशन ऐड कर रहे हो, कोई मूवमेंट ऐड कर रहे हो, बट वो मूवमेंट नोटिसेबल ही नहीं है बिकॉज आपने उसकी प्लेसमेंट अपने सीन में ही कुछ इस वे में की है कि वो निग्लेक्ट हो रहा है. और हो सकता है कि सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें मूवमेंट नहीं है, बट स्टिल उसका प्रोपोर्शन इतना है, उसकी प्लेसमेंट ऐसी है कि उस पे सारा फोकस जा रहा है और जिस पे एनिमेशन लगी उस पे फोकस नहीं जा रहा. सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप प्लेसमेंट कर रहे हो ऑब्जेक्ट की, जो भी आप एनिमेशन कर रहे हो, वो उस वे में होनी चाहिए सो दैट कि सारा का सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे रहे. आपकी स्टोरी टेलिंग क्लियर होनी चाहिए, राइट. सो दैट इज व्हाट स्टेजिंग इज ऑल अबाउट. एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल. वी हैव फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग. तो फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग ये होती क्या है? लेट्स सपोज मोस्टली these principles are created by वॉल्ट डिज्नी. तो जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे, जितने भी प्रिंसिपल्स रहेंगे, मोस्टली कार्टून बेस्ड ही रहेंगे. नो डाउट वी कैन यूज इट फॉर 3D एनिमेशन ऑल्सो, बट रेफरेंसेस थोड़े कार्टून बेस्ड रहेंगे बिकॉज कार्टून्स के लिए ज़्यादा क्रिएट किए गए थे कि अपने कार्टून्स में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए. तो वहीं पे मेरे पास एक एग्जांपल है फॉर फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग द एक्शन. राइट नाउ फॉलो थ्रू इज जब भी कोई एनिमेशन या कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट, so the objects which are related to that particular object they are following the movement. like कोई भी करेक्टर है, उसने कोई हैट पहनी हुई है, उसने कोई जैकेट पहनी हुई है, ठीक है, उसने कोई भी हो सकता है एनी काइंड ऑफ ऑर्नामेंट दैट करेक्टर इज वेयरिंग, राइट. तो जहां जहां पे करेक्टर मूव करेगा, जहां जहां पे उसकी एनिमेशन होगी, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, उस करेक्टर को फॉलो अप करेंगे, राइट. अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं तो मेरी शर्ट भी मेरे साथ ही मूव करेगी, राइट. इसी के ऑपोजिट हमारे पास आता है ओवरलैपिंग. नाउ व्हाट इज ओवरलैपिंग? कोई भी एक ऐसा एक्शन जिसको मैं परफॉर्म कर रहा हूं, वो कंप्लीटली परफॉर्म हो चुका है, बट स्टिल कोई एक एक्शन जो उसको ओवरलैप कर रहा है, राइट. ओवरलैप का मतलब उसी एक्शन के खत्म होने के बाद भी कोई मूवमेंट कंटिन्यू रहे, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्रिकेट प्लेयर है, राइट. अब वो क्या कर रहा है कि आगे की तरफ आके बॉल को हिट कर रहा है, राइट. अब बॉल को जैसे ही हिट कर रहा है, हिट करने के बाद उसकी बॉडी तो वहीं पे स्टॉप होगी, बट अभी भी उसके हैंड्स की मूवमेंट है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बॉल को हिट कर रहा है तो हिट करने के बाद वो एक जगह पे स्टॉप हो जाता है, बट उसके बाद भी उसके जो हैंड्स हैं वो थोड़े हवा में रहते हैं, जैसे कुछ इस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट किया, राइट. तो उसमें क्या है कि बॉडी मेरी स्टॉप है बट अभी भी हैंड्स की मूवमेंट हो रही है ना, कि एक पॉइंट पे रुक गया मैं और उसके बाद स्टिल मेरा एक एक्शन जो है मेरे मेन एक्शन को ओवरलैप कर रहा है, राइट. सो दैट इज ऑल अबाउट फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग. और ये कार्टून्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे कई बार हमने देखा होगा कि करेक्टर रन कर रहा है एंड वाइल रनिंग वो एकदम से रुक जाता है, और जैसे ही वो रुक जाता है, कई बार आपने देखा होगा करेक्टर का जो हेड है वो काफ़ी आगे को चला जाता है कंपेयर टू उसकी बॉडी जो पीछे रह जाती है, या कोई भी उसका जैकेट हो सकता है, उसके शूज़ हो सकते हैं, कुछ भी जो सेम एक्शन को ओवरलैप करें. दैट इज़ व्हाट follow through and overlapping is all about, right. To create more impactful and realistic animation, we always go through this particular principle, right. So next हम आते हैं slow in
एंड स्लो आउट। तो इन रियलिस्टिक सिनेरियो कोई भी मूवमेंट जब स्टार्ट होती है और जब मूवमेंट ख़त्म होती है, उनकी जो स्पीड होती है वो यूजुअली थोड़ी स्लो होती है, एंड इन बिटवीन जो मूवमेंट हमारी होती है वो हमेशा थोड़ी फास्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, स्कूटी ड्राइव कर रहे हो, तो आपने नोट किया होगा जब भी आप अपने व्हीकल को ड्राइव करते हो तो जैसे ही स्टार्ट करते हो व्हीकल को, वो हमेशा स्लो पेस से ही स्टार्ट करते हो, देन एकदम से स्पीड आप बिल्डअप करते हो, एंड स्पीड बिल्डअप होने के बाद जैसे ही आप अपने व्हीकल को रोकते हो, कभी भी आप एकदम हार्श ब्रेकिंग करके नहीं रोकते, राइट, आप हमेशा उसको स्लोली करके रोकते हो। तो सेम उसी टेक्निक को हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं इन एनिमेशन। जब भी हम अपनी एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं, हमेशा स्लोली करते हैं और स्लोली उसको एंड भी करते हैं, एंड इन बिटवीन जो एनिमेशन रहती है वो हमारी फास्ट होती है। कुछ सिनेरियोज में हम इस प्रिंसिपल को ओवरलैप भी करते हैं। कई बार हम अपने जो एक्शन है, जो स्टार्टिंग में हो या फिर एंडिंग में हो, कई बार हम स्टार्टिंग में एक्शन तेज कर देते हैं या फिर एंडिंग में होता है उसको बहुत ही तेज कर देते हैं मूवमेंट को, डिपेंडिंग कि हमें उस टाइम पे किस टाइप की एनिमेशन चाहिए। बट यूजुअली जब भी आप कैरेक्टर की एनिमेशन कर रहे हो या किसी ऑब्जेक्ट की एनिमेशन कर रहे हो, वी ऑलवेज स्टार्टेड अ लिटिल स्लो and then we gradually speed up the animation and then again we are going to end it slowly। तो वहां से क्या होता है कि आपको बहुत ही रियलिस्टिक आउटपुट मिलता है। इफ आई टेल यू टू लुक एट योर राइट और एट योर लेफ्ट, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो जो आपकी गर्दन भी मुड़ेगी वो इसी वे में मिलेगी कि आप स्लोली पहले लेफ्ट की तरफ देखोगे, राइट, एकदम से इन बिटवीन आपकी स्पीड तेज होगी, और जब गर्दन रोकते भी हो आप तो कभी भी झटका दे के नहीं रोकते, मतलब एकदम से नहीं रोकते ना, आप उसको हमेशा स्लोली रोकते हो। सेम हम अपने बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, करेक्टर्स हैं, उन पे भी यही मेथड अप्लाई करते हैं वाइल क्रिएटिंग द एनिमेशन। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये पोर्शन हम मिस कर देते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि मेरी जो एनिमेशन है वो उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक ना निकले, उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल ना निकले। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी एनिमेशन को एक बार अच्छे से एनालाइज करो, जस्ट लुक दैट व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट यू वांट टू क्रिएट, बिकॉज इन बिटवीन हमने बताया था कि कुछ ऐसे एनिमेशंस भी होते हैं जहाँ पे हम इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को इग्नोर कर सकते हैं, बट दैट टोटली डिपेंड्स कि वो एनिमेशन क्या है। और हो सकता है अगर उस पर्टिकुलर एनिमेशन में इस प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं, बट अलोंग विद दैट हो सकता है हम कोई और प्रिंसिपल ऐड ऑन कर रहे हैं जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर दे, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट principle, that is arc। So if I tell you to please wave your hands at me, yes, right, if I tell you to look to the right or to look at the left, if I tell you to stretch your body a little bit, if I tell you to raise your hands, right, तो जितनी भी आपकी डे टू डे में मूवमेंट होती है, आप कभी भी नोट करना, जितनी भी मूवमेंट्स आप कर रहे हो डेली बेसिस पे, चाहे वो उठना हो, बैठना हो, राइट, आर्म्स को भी अगर आप मूव कर रहे हो या फिर सिंपल आप वॉक भी कर रहे हो, तो हर एक मूवमेंट जो आप क्रिएट कर रहे हो वो हमेशा आर्क में होती है, वो कभी भी स्ट्रेट मूवमेंट नहीं होती, राइट। अगर आपके डे टू डे लाइफ में से अगर ये आर्क मिस आउट हो जाए, देन यू वुड एक्चुअली लुक लाइक अ रोबोट। अब जैसे रोबोट होते हैं ना, आपने देखा होगा कि रोबोट में क्या होता है कि वैल्यूज पहले से उन पे इनपुट दी जाती है, उनकी एक स्पीड सेट होती है, दैट्स वाई वो जब मूव करते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही मूव करते हैं हमेशा, राइट। रोटेट भी करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे करते हैं। जितने भी फैक्ट्रीज में रोबोटिक्स चलते हैं, राइट, उनमें क्या होता है कि एक मूवमेंट सेट होती है। दैट्स वाई अगर कोई भी पैनल है मूव कर रहा है लेफ्ट को या राइट को, वो एक पर्टिकुलर स्पीड में ही मूव करेगा स्टार्टिंग टू एंड,
राइट, और उसकी डायरेक्शन भी एक ही होगी, स्ट्रेट है तो बिल्कुल स्ट्रेट है। बट रियल लाइफ में जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये वाली प्रिंसिपल जो है बहुत ज़्यादा फॉलोअप की जाती है। कुछ भी हो एक आर्क ज़रूर रहती है। इवन कि अगर आप अपने हेड को भी टर्न करते हो लेफ्ट या राइट, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आर्क क्रिएट हो रही है। अगर वो आर्क मिस आउट हो जाए तो आपकी जो मूवमेंट है बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल लगेगी, बहुत ही ज़्यादा जिटरी लगेगी। सो इन ऑर्डर टू ऐड रियलिज्म वी ऑलवेज फॉलो एन आर्क, मेक श्योर कि जो भी आप एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो इट फॉलोज एन आर्क, राइट। वो कभी भी स्ट्रेट ना हो, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन सम काइंड ऑफ एनिमेशन स्ट्रेट लाइन में भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट वो टोटली डिपेंड करता है कि किस टाइप की एनिमेशन है। बट मोस्टली जो भी हम करते हैं वो क्रिएट करते हैं हम आर्क के थ्रू ही, सो दैट एक कर्व पाथ क्रिएट किया जाता है हमारे एनिमेशन के लिए। तो नाउ कमिंग बैक टू द next principle, that is your secondary action, that is very much important. Secondary action is usually a action which is performed to complement your primary action, right? अब ये क्यों ज़रूरी है? Let's suppose मेरा कोई भी एक करेक्टर गुस्से में है and he is walking to the left or to the right. Now how will I get to know दैट कि भाई मेरा करेक्टर भी गुस्सा है? लेट्स बिकॉज कार्टून्स में क्या होता है कि हम यूजुअली शोकेस कर देते हैं कि जो मेरा करेक्टर है वो अभी उसका फेस काफ़ी रेड है, राइट। बट यही चीज़ मैं किसी एक्शन के थ्रू कैसे शोकेस करूँ? लेट्स सपोज कि वो वॉक कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, बट मैंने उसका फेस रेड नहीं किया, जो नॉर्मल उसका स्किन टोन है वही रखा है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा जो करेक्टर है वो गुस्से में वॉक कर रहा है? by looking at or by adding a secondary action which will complement the primary action. कैसे हो सकता है कि जब वो लेफ्ट और राइट की तरफ मूव कर रहा है वो अपने पैर जमीन पे बहुत जोर जोर से मार रहा है, या फिर उसने अपने हाथ बहुत ही टाइटली बंद करके रखे हैं, राइट। जैसे हम कई बार मुट्ठी बंद कर लेते हैं ना गुस्सा जब हमें आता है, तो सेम टेक्निक वहां पे भी हम अप्लाई करते हैं। अब इवन कि अगर उसके फेस पे रेडनेस नहीं है, बट इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो वी विल गेट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर करेक्टर इज वेरी मच एंग्री राइट नाउ बाय एडिंग अ सेकेंडरी मूवमेंट ऑफ हिज हैंड्स और हिज फुट्स, कि वो चल इस वे में रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है। तो दैट इज हाउ secondary action is important, and that is how we can add to it. Now coming to our next principle, timing. दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल, राइट, जैसे अभी हमने पीछे बात की कि स्लो इन एंड स्लो आउट, देन वी हैव आर्क, राइट। ये दो प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कुछ सिचुएशंस में, राइट, हम इनको ब्रेक भी कर सकते हैं, इन प्रिंसिपल्स को हम इनको ओवरलैप भी कर सकते हैं और किसी और प्रिंसिपल के साथ। बट दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल विच इज टाइमिंग, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपकी जितनी भी एनिमेशन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन टाइमिंग ओनली। तो अगर आपकी कहीं पे भी टाइमिंग खराब हो गई तो आपका पूरा का पूरा एनिमेशन खराब हो जाएगा। टाइमिंग यहाँ पे यूजुअली रेफर करते हैं हम बाय नंबर ऑफ फ्रेम्स और द गैप्स विच आर बीन क्रिएटेड while animating your particular object. So in that particular case, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर फ्रेम ज़्यादा हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें जो मूवमेंट मिलेगी वो थोड़ी स्लो मिलेगी, थोड़ी स्मूथ मिलेगी कंपेयर टू कि अगर फ्रेम्स या उनके बीच का जो गैप है वो कम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो मूवमेंट है थोड़ी फास्ट होगी और कई बार हो सकता है जिटरी भी हो, डिपेंड करता है कि कितने फ्रेम्स का गैप है वहाँ पे। सो बेसिक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने कुछ स्लो मोशन वीडियोस देखी होंगी। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है
कि आप हमेशा अपने फ्रेम रेट को चेंज करते हो, दैट इज यू कैन शिफ्ट फ्रॉम 120 एफपीएस टू 240 एफपीएस ऑल्सो। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जितने ज़्यादा फ्रेम्स होंगे, राइट, उतना ज़्यादा आप मूवमेंट को डिटेल में कैप्चर कर सकते हो, और जितने फ्रेम्स कम होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या कहते हैं मूवमेंट फास्ट रहेगी, प्लस उसमें उतने ही जिटर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं डिपेंडिंग कि फ्रेम्स कितने हैं। तो योर टाइमिंग हैज़ टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। So now let's move to the next principle, that is exaggeration. तो ये तो हमने बहुत ही देखा हुआ है कार्टून्स में, that we always try to exaggerate the emotion, right, by adding some impact to it which will exaggerate the movement of that particular character or object. जैसे लेट्स सपोज कि कभी कोई करेक्टर शॉक में है, तो आपने देखा होगा कि कार्टून्स में तो उनको इस वे में शो किया जाता है कि अगर वो ज़्यादा ही शॉक में हैं तो उस केस में कई बार उनकी आईज पॉप अप हो जाती है बाहर की तरफ, राइट। कई बार किसी को पंच करते हैं तो पंच इस वे में किया जाता है कि अगला जो करेक्टर है, राइट, वो कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है, कुछ भी मतलब एग्जैजरेट किया जाता है बेसिकली आपका एक्शन कोई भी है, टू ग्रैब ऑडियंस अटेंशन, राइट। अगर आप बेसिक किसी को पंच भी किया है और उस पर एक अगला करेक्टर ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होता है कि इम्पैक्ट कम आता है, ऑडियंस भी कम इंगेज होती है, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक एग्जांपल। आप अपने एग्जैजरेशन को अगेन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, टाइप ऑफ एनिमेशन विच यू वांट टू क्रिएट, राइट। तो आप अपना एग्जैजरेशन वाला प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज सॉलिड ड्राइंग। इवन वॉल्ट डिज्नी के अगर आप पुराने कार्टून्स भी देखो जो इनिशियल स्टेज पे उन्होंने शुरू किए थे, तो 2D कैरेक्टर्स रहते थे, बट स्टिल उनको ड्रॉ इस वे में किया जाता था कि दे यूज टू क्रिएट डेप्थ। लगता ही नहीं था कि वो 2D हो, मतलब उनमें थोड़ा कहीं ना कहीं 3D फॉर्म भी रहता था, राइट। सो जब भी आप कोई कैरेक्टर बिल्डअप कर रहे हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हो बिफोर एनिमेटिंग, राइट, आपको उसके प्रोपोर्शंस कुछ इस वे में क्रिएट करने पड़ते हैं सो दैट कि वो ज़्यादा रियलिस्टिक लग सके। अब रियलिस्टिक हमेशा आपके डेप्थ से ही आएगी। अगर आपके ऑब्जेक्ट में डेप्थ नहीं है तो वो उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो वो जो रियलिज्म है वो आप अपने शेप्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, अपने प्रोपोर्शन के थ्रू एंड पर्सपेक्टिव के थ्रू। एक स्क्वायर को अगर मैं थोड़ा रोटेट करूं और उसका 3D में प्रीव्यू लूं, राइट, तो दैट इज व्हाट सॉलिड ड्राइंग इज ऑल अबाउट, कि मुझे 2D में भी अगर 3D डेप्थ देनी है तो वो कैसे दे सकता हूँ। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल, अपील। नाउ कोई भी करेक्टर है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो करेक्टर किस टाइप का करेक्टर है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, राइट, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम जब भी अपना कोई भी करेक्टर क्रिएट करते हैं, वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि उसकी जो अपीयरेंस है वो उसके करेक्टर को जस्टिफाई कर सके, राइट। लेट्स सपोज कि अगर मैं शो करता हूँ कि मेरा एक करेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसको मैं कुछ इस वे में ड्रॉ करता हूँ या उस वे में डिज़ाइन करता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा है, उसके आर्म्स बहुत वीक हैं, उसके लेग्स बहुत वीक हैं, बॉडी भी बहुत पतली है। तो उस केस में क्या होगा कि नो डाउट करेक्टर हो सकता है पावरफुल हो, बट उसकी जो बॉडी शेप है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो उसकी अपीयरेंस है वो कैसी रहेगी, और जितना ज़्यादा आप डिटेल में ऐड करते जाओगे, हो सकता है कि शायद कई बार आपके लिए उसकी एनिमेशन उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस वे में ऐड करनी है कि उसकी एनिमेशन में भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स
ना हो, ठीक है, मूवमेंट भी हमारी सिंपल रहे, प्लस उसकी अपीयरेंस भी उस पर्टिकुलर करेक्टर को जस्टिफाई कर पाए, राइट। होप सो you have got through all the principles, and you now will be able to create some animation by following up these particular principles. So that was all for today's session. See you in the next class.